नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, अब आपके एग्ज़ाम में मात्र 40 दिन का समय बचा हुआ है। दोस्तों, इस 40 दिन में आपको ऐसे दम से पढ़ना है कि आपका MPPSC प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई हो। और दोस्तों, इस क्वालिफाई को कराने के लिए हम आपके लिए MP GK की जो टारगेट सीरीज लेके आए थे, आज उसका लेक्चर नंबर 46 है। कभी आपने इस सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर जाइए। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में MPPSC MCQ सीरीज के नाम से एक फोल्डर दिखेगा। उसमें आपको जो अभी तक इसकी क्लास हुई है वो सभी मिलने वाली है। दोस्तों, यह आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है। इस सीरीज के टोटल 50 लेक्चर्स मैं आपको दूंगा और हर एक लेक्चर में आप सभी को पता है कि 25 MCQ आते हैं। 25 इंटू 50 750 PYQ हैं और इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्या कराए हैं, मैंने आपको फैक्ट बताए हैं। यानी आप समझ लीजिए लगभग आप 3000 PYQ लगा के जाएंगे। तो यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जिसके बाद मैं प्लान कर रहा हूँ कि 11 जनवरी से आप सभी के लिए यूनिट 9 के टॉप 1000 क्वेश्चंस लेके आऊँ, जो कि आपको यूनिट 9 की यहाँ से समस्या समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं आपके लिए यूनिट 2 के कम से कम 500 MCQ सॉल्व कराऊंगा, जो PYQ में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, जो करंट चर्चाओं में रहे उन सभी पे बात करेंगे। उसके अलावा मैं यूनिट 8 बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलेगा, साथ साथ MP का करंट अफेयर भी मिलने वाला है। और देखिए, MP गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पर डेली पोस्ट होते हैं, उन पोस्ट को भी हम बहुत जल्दी से एक वीडियो के फॉर्म में लेके आने वाले हैं। तो भैया, हमने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है, तो इस सीरीज में आप लगातार पढ़ते रहिए। और मेरा यही मानना है, हमें सिलेक्शन तक रुकना नहीं है। पढ़ते रहो, तैयारी में स्टार्ट कर दो। कम से कम 14 से 15 घंटे पढ़ना स्टार्ट करो भैया। 14-15 घंटे पढ़ोगे तभी आपका उद्धार हो पाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज को लेक्चर को। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 44 के क्वेश्चन ऑफ द डे की हम बात करेंगे, जिसमें हमने पूछा था मध्य प्रदेश के किस जिले में सलकनपुर मंदिर स्थित है। तो आप सभी को पता है, यहाँ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। फिर दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश के किस जिले में काली तलाई अभिलेख मिला है। तो यहाँ है भैया कटनी जिले में। तो दोनों को आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न भी आ सकता है, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछता हूँ। तो आज के पहले लेक्चर का पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान किधर से किधर की ओर बढ़ता है। तो देखो भैया, ये है हमारा भारत। मान लो क्या है ये भारत, ये है भारत की दक्षिण दिशा, ये है उत्तर दिशा। ठीक है। अब देखिए, अभी क्या है, शीत ऋतु है यानी ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में क्या होता है, कहाँ पर बर्फबारी होती है सर? भारत के उत्तरी क्षेत्र में बर्फबारी होती है। और यहाँ उत्तरी क्षेत्र की बर्फबारी क्या होती है, उसकी जो हवाएं होती है वह दक्षिण भारत की ओर बढ़ती हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि शीत ऋतु में हवाएं कहाँ चल रही हैं, उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर चलती है। और जब गर्मी का मौसम आता है तो उसमें क्या होती है, दिशाएं उल्टी हो जाती हैं। यानी आप सभी को पता है अपने भारत में मानसून कहाँ से प्रवेश करता है सर? दक्षिण दिशा से प्रवेश करता है। तो ये गर्मियों में जो हवाएं चलना स्टार्ट होती है वहाँ कहाँ से? दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर चलने को मिलती है। तो आप देखोगे कि धीरे धीरे तापमान कहाँ पर आपको ऊपर की ओर जाते हुए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु में क्या होता होगा तापमान? तो भैया ग्रीष्म ऋतु में सर हवाएं दक्षिण से उत्तर चल रही हैं, तो तापमान भी कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता होगा सर? दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता होगा। कई बार पूछ लेगा घटता किधर से किधर है तापमान, यानी बढ़ता किधर से है तापमान? तो आप क्या बताओगे शीत ऋतु में? सर उत्तर दिशा से जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे आपको तापमान बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। जैसे आपने अभी आपका कोई परिवार का कोई सदस्य पुणे या बेंगलोर में रहता होगा, उनसे पूछना क्या वहाँ पर ठंड है, वो बोलेंगे यहाँ पर कुछ भी ठंड नहीं है। तो यानी क्या होता है, शीत ऋतु का जो तापमान बढ़ता जाता है वहाँ किस दिशा से? उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर तापमान बढ़ता जाता है शीत ऋतु में। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान बढ़ता है। तो दोनों बात आपको याद रखना है। पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य प्रदेश में बारिश की मात्रा में कमी आती है। ठीक है। साथ साथ दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर भी हमारे यहाँ क्या आती है? बारिश की मात्रा में कमी आती है। आपको देखने को मिलेगा दक्षिण भारत में ज़्यादा पानी गिरता है अपेक्षाकृत उत्तर भारत के। तो ये सभी पॉइंट है जो आपको लॉजिक से सॉल्व करने हैं। कभी इसकी क्लास आपने नहीं देखी तो हमारा कोर्स 999 में अभी भी ज्वाइन कर लो
और ये सभी जितने भी फैक्ट हैं आपके सबको कवर कर लो। वहाँ पर नहीं पढ़ना है तो यहाँ पर मैंने अपनी एक जल मध्य प्रदेश की सीरीज चलाई थी पिछले साल, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था, उसे पढ़ लो। कुछ भी करो पर भैया पढ़ाई ज़रूर करो। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो भैया 10 से 15 बार रिपीट हो चुका है। आज वापस हम बात करेंगे लिंग अनुपात की, एक एक बात सुन लेना। सबसे पहले लिंग अनुपात क्या होता है सर? महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को आप क्या बोलते हो? तो सर हम बोलते हैं लिंग अनुपात। मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात की बात करते हैं सर 2011 की, तो हमारे यहाँ कुल लिंग अनुपात था 931, यानी 1000 पुरुषों पर हमारे यहाँ 931 महिलाएं थी। 2001 की हम बात करते हैं सर, तो हमारे यहाँ 919 था लिंग अनुपात, यानी 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी। राष्ट्रीय लिंग अनुपात की हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय लिंग अनुपात आपको याद रखना है 942 है, यानी 12 की बढ़ोतरी है और इधर 12 की कमी। ठीक है, तो याद रखना, दोनों पॉइंट को मैंने बताया था। अब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की हम बात करते हैं, तो मैंने ट्रिक बताई थी कि मध्य प्रदेश के 4 ऐसे जिले हैं जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। क्या था भैया सर? बा, अली की मंडी। बा, अली की मंडी मैंने ट्रिक बताई थी। यहाँ पर बा से आता है बालाघाट, फिर अली से आता है अलीराजपुर, माँ से आता है मंडला और डी से आता है डिंडोरी। ठीक है, ये सभी बात आप याद रखना। बालाघाट का 1021 से अलीराजपुर का 1000 कितना बताया था मैंने? 1011 के समथिंग बताया था। ठीक है, 1011। मंडला का 1004 बताया था, डिंडोरी का 1002 बताया था। सबसे कम जिले वालों की बात करते हैं तो सर भिंड, फिर मुरैना, फिर ग्वालियर। ये 3 जिलों का लिंगानुपात हमारे यहाँ सबसे कम है। भिंड का 837 है, मुरैना का 840 है। ठीक है, फिर देखिए संभाग की हम बात कर लेते हैं। सर्वाधिक संभाग, किस संभाग में सर्वाधिक लिंग अनुपात है? तो शहडोल संभाग में हमें सर्वाधिक लिंग अनुपात देखने को मिलता है और यहाँ का जो लिंग अनुपात है वह है 974। कितना है? 974 अंक है 1000 पुरुषों पर। और सबसे कम हमें चंबल संभाग में देखने को मिलता है, वहाँ पर कितना है? 848 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। ठीक है, हमारे यहाँ शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो सर शिशु लिंग अनुपात हमारे यहाँ 918 है। और सर्वाधिक लिंग अनुपात अनुसूचित जनजातियों में भी हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? बालाघाट में देखने को मिलता है। तो ये कितने सारे पॉइंट थे। यहाँ पर पूछा था सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले में है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बालाघाट। अब जिस बच्चे ने इसको स्किप कर दिया होगा उसका रिवीजन छूट गया होगा, जिस बच्चे ने इसे अच्छे गौर से पढ़ा होगा उसका रिवीजन पक्के में हुआ होगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र में विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितना था? तो भैया 2016-17 की जब उन्होंने पॉइंट बताया था कि भैया विकास दर हमारे यहाँ कितनी थी, तो 34.14% थी। अभी 2022-23 में हम वृद्धि दर देखते हैं, 22-23 की वृद्धि दर हमें मेनली देखने को मिली है, तो लगभग 19% की हमारे यहाँ क्या हुई है? फसल क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने एक और पॉइंट यहाँ पर दिया कि कुछ अदर पॉइंट इन्होंने बताया कि जैसे कि फसल उत्पादन में हमारे यहाँ कितनी वृद्धि हुई है, तो याद रखना फसल उत्पादन में हमारे यहाँ 0.20% की वृद्धि हुई है। कितने? 0.20% की वृद्धि हुई है, जिसमें से अनाज में 1.91 की क्या हुई है? कमी हुई है। ये सब पॉइंट याद रखना क्योंकि आपकी यूनिट नंबर 6 में सभी पूछे जा सकते हैं। दालों में भैया वृद्धि हुई है बहुत ज़्यादा, 46.62% की। और फिर भैया तिलहन में भी वृद्धि हुई है, कितने की? 7.32% की। तो ये सभी फसल में वृद्धि हुई है भैया, इनको याद रखना। साथ साथ ये भी याद रख लेना कि ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में फसलों का कितना योगदान है, तो आपको याद रखना है GSVA में 9.10% प्रचलित भावों पर फसलों का योगदान है, साथ में 1.84% स्थिर भावों पर क्या है? योगदान है फसल क्षेत्र का। तो ये सभी पॉइंट भी याद रखना है, GSVA का बार बार पॉइंट पूछ चुका है, तो सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? ऐसे प्रश्न 2 बार आ गए। एक बार पूछा था कि मध्य प्रदेश का निम्न में से किस खनिज में एक अधिकार है, तो यानी एक अधिकार है यानी मध्य प्रदेश में ही केवल पाया जाता है। तो हमारे यहाँ एक जो
प्रमुख खनिज जो केवल मध्य प्रदेश में पाया जाता है उसका नाम है हीरा। अब देखो भैया हीरे की हम बात कर लेते तो हीरा मेनली हमें कुड़प्पा किरम की बिजावर श्रेणी में मिलता है। ये पॉइंट भी बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर पूछता है कि सर प्रमुख खान कौन सी है, तो भैया छतरपुर, सतना और पन्ना में हमारे यहाँ क्या पाया जाता है, हीरा पाया जाता है। छतरपुर में हम बात करते हैं तो छतरपुर में मेरे को 3 खदानें याद हैं, मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ। एक तो अंगोरा, फिर दूसरी बताई थी बंदर हीरा और तीसरी बताई थी बुंडेर। ये तीन ही खान किस में हैं, तो ये तीन ही खान हमें छतरपुर में देखने को मिलती है। पन्ना में आपने बताई थी सर राम खेरिया बताई थी पहले मैंने, राम खेरिया के बाद मैंने बताई थी हिनोता और मझगवा। ये तीनों खान हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये तीनों खान हमें पन्ना ज़िले में देखने को मिलती है। तो याद रखना भैया हीरा हम एकमात्र जिला है, एकमात्र राज्य है जहाँ पर हीरा मिलता है, वो है हमारा मध्य प्रदेश। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है। अब देखिए भैया आपको कन्फ्यूज़न कहाँ होता है। देखो भोपाल में आपको याद रखना है 2 संग्रहालय हैं। एक है भैया जनजातीय संग्रहालय जो हमारी राज्य सरकार ने बनाया है, और एक है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। दोनों संग्रहालय अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। मानव संग्रहालय इसमें मानव का इतिहास दिखाया कि पाषाण काल में व्यक्ति कैसे रहता था, कैसे जीवन यापन करता था, कैसे घर बनते हैं, तो इसका जो वर्णन मिलता है वहाँ हमें इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय में देखने को मिलता है। ठीक है, श्यामला हिल्स पर स्थित है भोपाल में। फिर जनजातीय संग्रहालय आप देखेंगे तो आपको मिलेगा भैया ये अरेरा कॉलोनी के इधर ही पड़ता है, हमारा विधानसभा भवन बना है उससे पास ही, तो जनजातीय संग्रहालय भोपाल में। तो जनजातीय संग्रहालय की हम बात करते हैं तो भैया 2005 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। 2011-12 में इसका उद्घाटन प्रणब मुखर्जी द्वारा किया जाता है। इस संग्रहालय में मेनली मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति, भील जनजाति, कोल जनजाति, इन सभी के बारे में विस्तार में बताया गया है। साथ ही इसमें प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी लिखा है जो जनजाति से संबंधित थे, तो इन सभी का वर्णन मिलता है। फिर इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय की बात करते तो यह 1977 में स्थापित किया गया था। यह भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उस मंत्रालय के द्वारा इस संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसमें मानव सभ्यता के बारे में हमें विस्तार से बताया गया है। तो याद रखना इसका नाम शायद 1992-1993 के समथिंग बदलकर क्या रख दिया गया था, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रखा गया है। तो भोपाल में 2 संग्रहालय याद रखना, इंदिरा गांधी को आप जनजातीय संग्रहालय मत समझ लेना, जनजातीय संग्रहालय अलग है, इंदिरा गांधी संग्रहालय अलग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, भोपाल। इंदौर में कौन सा है, तो सर इंदौर में है केंद्रीय संग्रहालय, आप सभी ने सुन रखा होगा। छिंदवाड़ा में सर बादल भोई संग्रहालय हमें देखने को मिलता है। ये सभी मैं बार बार बता चुका हूँ और ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, आकांक्षा योजना संबंधित है। देखो सबसे पहले तो आकांक्षा योजना के बारे में याद रखना कि ये आकांक्षा योजना जो शुरू की जाती है मध्य प्रदेश में 2018-19 में की जाती है। यह जनजातीय कल्याण विभाग की एक योजना है। क्या है, जनजातीय कल्याण विभाग की एक योजना है। इस योजना के तहत यानी जो बच्चा अपने मन में आकांक्षाएं लिए बैठा होता है कि मेरे को क्या करना है आगे जाके, नीट, क्लेट, फिर अपनी होती है एक आईआईटी, इन सभी की कभी मेरे को कोचिंग करना है, तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जाती है, उसका नाम है आकांक्षा योजना। तो देखो अनुसूचित जातीय छात्राओं के लिए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देना बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो भैया यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चल रही है। अभी देखो मात्र 99 रुपये में इसमें कुल कितने 35 टेस्ट होंगे। देखो दोस्तों अभी तक हो चुके हैं हमारे कितने FLT 7, यहाँ पर हम कंप्लीट हो चुके हैं 24। अभी भी आपके पास 21 टेस्ट बचे हुए हैं, और चलो ऊपर वाले तो आपको याद हो जाता है। अब हमारे मेन टॉपिक आएंगे, जैसे मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर हमारी यूनिट 7 आ जाएगी, फिर हमें करंट अफेयर आ जाएगा, यूनिट 9 आएगी, साथ में जनजाति के आएंगे। तो ये सभी टेस्ट आपको दम से लगाने हैं, और कभी इसको भी आप अभी फॉलो करेंगे तो आपका डेली एक ना एक सब्जेक्ट का रिवीजन होता जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए अगला टेस्ट आपका कल होगा 7 तारीख के दिन, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। उसके बाद FLT 8 रहेगी कब, 8 तारीख के दिन। तो
तो तैयार रहना भैया। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 11 तारीख के दिन, FLT 9 12 तारीख के दिन। तो आपको दिनों दिन आपको टेस्ट मिलते जाएंगे, अब आपकी डेली प्रैक्टिस होगी। और इसको ज्वाइन करने में मात्र 99 रुपया लग रहा है भाई। तो 99 रुपये की जो सैंडविच खाते हो ना, जो अपनी महिला मित्र को सैंडविच खिलाते हो, उस सैंडविच का पैसा बचाकर आप क्या कर सकते हो, एक टेस्ट सीरीज खरीद सकते हो और अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। कभी आपको इसका डेमो देखना हो तो आप हमारे PSC बाय DC सर के टेलीग्राम चैनल पे जाना, तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हमारे टेस्ट डले हुए हैं, उन टेस्टों की PDF डाउनलोड करना और देखना, आपको कितना मज़ा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ सर कुछ इसी प्रकार के हमारे प्रश्न आने वाले हैं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो सर मध्य प्रदेश का सबसे पहले तो राज्य पक्षी मेरे को बता दो। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाही बुलबुल, जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर है सी। अब ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछते हैं, तो मेनली अपन बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों की। जैसे राज्य की जलीय जीव कौन सी हमारी मछली है महासिर प्रजाति की, उसे टोर पिटोटोरा बोलते हैं, पिट्यूटोरा नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर हम जानवर की बात कर लेते हैं, यानी एनिमल कौन है स्टेट एनिमल। तो आप सभी को पता है बारहसिंगा है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? तो सर यह पाया जाता है हमारे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। फिर देखिए हमारा पुष्प की हम बात करते हैं, तो पुष्प हमारा क्या, सफ़ेद लिली, जिसे किस नाम से जानते हैं, लीलियम कैंडियम भी कहते हैं। ठीक है, फिर राज्य की फसल की हम बात करते हैं तो सोयाबीन है। फिर क्या आता है, हमारा फल आता है, तो आप सभी को पता है आम है। राज्य की नृत्य आप सभी को पता है राई है। राज्य की नाट आप सभी को पता है क्या है, माछ है। और फिर हमारा जो पेड़ है वह कौन सा है हमारा? तो सर पेड़ है हमारा बरगद, फाइकस बेंगलाइसिस जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये सभी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। पेड़ का देख लेना, बरगद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव हुए, इनमें से कौन सी महिला निर्वाचित हुई? तो भैया 2017 में मध्य प्रदेश की राज्यसभा पर एक उपचुनाव हुए थे, बहुत चर्चाओं में रहा था ये चुनाव, इसलिए यह प्रश्न पूछा गया था। तो उसमें संपत्तियाँ उइके जीत के आई थी। अब देखो नवंबर 2023 में हमारे मध्य प्रदेश में होते हैं विधानसभा चुनाव। उसके बाद 3 सीटों पर अभी उपचुनाव हो चुके हैं बार बार। क्यों? क्योंकि 2 सीटों से कांग्रेस के जो सदस्य थे उनने अपनी सदस्यता त्याग कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। और उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान पहले बुधनी विधानसभा से लड़े थे, फिर उनको लोकसभा चुनाव को कहाँ से, विदिशा से लड़ाया गया, जिसके बाद वह लोकसभा में चुने गए। और उसके कारण क्या हुई थी, बुधनी विधानसभा सीट वैकेंट हो गई थी। तो अभी तक 3 सीटों पर क्या हो चुके हैं, हमारे यहाँ उपचुनाव हो चुके हैं। एक है अमरवाड़ा, जो कि छिंदवाड़ा से है, छिंदवाड़ा की एक सीट है, विधानसभा सीट छिंदवाड़ा ज़िले में। फिर आपको विजयपुर मिलेगी, विजयपुर वाली कहाँ की? अब आप बोलना सर ये विजयपुर गुना, नहीं, ये विजयपुर कहाँ पर है, श्योपुर में है। फिर एक और हमारी बुधनी, जो अभी हाल मैंने बताई कि कौन थे, हमारे शिवराज सिंह जी चौहान थे, वहाँ से सीहोर की एक विधानसभा सीट है, सीहोर जिले में पड़ती है। तो ये 3 सीट पर उपचुनाव हुए हैं। अमरवाड़ा से आप सभी को याद रखना है कमलेश प्रताप सिंह, कमलेश प्रताप साहा, ये इंसान क्या बने हैं, मेनली यहाँ से कांग्रेस के थे, बीजेपी में आए, उसके बाद चुनाव हुआ तो ये जीत गए। फिर विजयपुर में हमें एक मुकाबला देखने को मिला, जहाँ पर रामनिवास रावत करके एक कांग्रेस के नेता थे, वो बीजेपी में चले गए थे। तो वहाँ पर उपचुनाव हुआ, परंतु वहाँ पर मुकेश मल्होत्रा, जो कि कांग्रेस के एक सदस्य थे, उन्होंने क्या बाजी मारी। क्योंकि ये इसलिए चर्चाओं में विजयपुर, क्योंकि जो रावत जी थे, उन रावत जी को मध्य प्रदेश का वन मंत्री बना दिया गया था, परंतु फिर वो बाद में चुनाव हार जाते हैं, तो वन मंत्री का पद भी जाता है, साथ साथ उनकी विधायकी भी समाप्त हो जाती है। बुधनी से शिवराज सिंह चौहान जी हट गए थे, लोकसभा का चुनाव लड़े थे विदिशा से, तो उनके स्थान पर रमाकांत भार्गव को चुनाव में खड़ा करा था बीजेपी ने, और जिसमें रमाकांत भार्गव की क्या हुई थी, जीत हुई थी। तो ये सभी याद रखना, उपचुनाव के बारे में भी आपके पेपर में बार बार पूछे जा सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी? तो 2013 को भैया भूल जाओ, आप 2023 को ले लो। और 2023 में मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए, और 16वीं विधानसभा चुनाव में आपको याद रखना है कि महिला कितनी चुन के आई हैं, तो कुल 27 महिलाएं चुन के आई हैं।
और ऐसे इतने कितने सदस्य थे जो पहली बार निर्वाचित हुए हैं विधायकी के तौर पे, तो आपको याद रखना है 70 सदस्य ऐसे थे जो पहली बार निर्वाचित होके आए हैं विधानसभा में। ठीक है, हमारे यहाँ विधानसभा की टोटल सीट कितनी है, 230 है, जिसमें से आरक्षित सीट आप सभी को पता है 47 एसटी की है और 37 एससी की है। ठीक है, 47 किसकी, एसटी की है, यानी कुल 82 सीटें हमारे यहाँ क्या है, आरक्षित हैं। याद रखना ये पॉइंट भी बार बार पूछा जाता है। 1956 में कितनी थी, तो 1956 में 288 हमारे यहाँ विधानसभा सीट कुल थी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की ये दायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। देखो भैया, मध्य प्रदेश सरकार को लगातार राजकीय घाटा हो रहा था, यानी जितना वह इन्वेस्ट कर रही थी उससे कम पैसा उसको वापस आ रहा था टैक्स वगैरह के रूप में। तो भैया मध्य प्रदेश सरकार ने वो राजकोषीय घाटा या राजकोषीय प्रॉफिट को प्रबंधन करने के लिए एक बजट प्रबंधन अधिनियम लेके आई। वो लेके आई थी 2005 में, और 2005 में इसे पारित कर दिया गया था। यह अधिनियम 1 जनवरी 2006 से हमारे यहाँ क्या आता है, इम्प्लीमेंट में आता है। यानी लागू कब होता है, ये 1 जनवरी 2006 के दिन लागू होता है, परंतु पारित कब हो जाता है, पारित 2005 में होता है। अभी हाल ही में इसमें संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया गया था, उसका नाम था भैया राजकोषीय मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधन। तो यह संशोधन अधिनियम आपको याद रखना है 2016 में पेश किया गया था। ठीक है, तो ये सभी बातें याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कब से इम्प्लीमेंट हुआ, संशोधन अधिनियम किस वर्ष आया। तो ऐसे प्रश्न आपको लगातार देखने को मिल सकते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। तो देखो भैया, हमारे यहाँ 1930 के समथिंग क्या चलता रहता है, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलता रहता है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के ही एक भाग के रूप में मध्य प्रदेश में एक जगह है छतरपुर, और छतरपुर के उस गांव का नाम है सिंहपुर, और सिंहपुर के बगल में कौन सी नदी बहती है, तो उर्मिल नामक एक नदी बहती है। यहाँ पर एक नेता रहते हैं, क्षेत्रीय नेता सरजू दउआ, क्या नाम रहता है उनका, सरजू दउआ रहता है, और तारीख रहती है भैया 14 जनवरी 1931। 14 जनवरी 1931 को सरजू दउआ एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, जिसमें असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए वह लोगों को प्रेरित करना इसका मुख्य काम रहता है। उस टाइम यहाँ के जो राजनीतिक एजेंट रहती हैं, छतरपुर वाले क्षेत्र में राजनीतिक एजेंट मेनली सागर में बैठते थे, तो सागर या छतरपुर में जो राजनीतिक एजेंट थे उनका नाम था फिशर यहाँ पर आते हैं और इन लोगों के ऊपर क्या करते हैं, फायरिंग करा देते हैं। तो इस फायरिंग में लगभग हमारे यहाँ से 21 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और लगभग 24 लोग क्या होते हैं, घायल होते हैं। और जो लोग बचने की कोशिश करते हैं वहाँ किस में, उर्मिल नदी में कूद कूद के अपनी जान बचाते हैं। तो यहाँ लगभग, जैसे आप सभी को पता है, 1919 में हमारे यहाँ क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें से आप सभी को पता है गोली मार दी थी एक बाग के अंदर लोगों को, चारी गेट बंद करके। तो इसी तरह के से हमारे मध्य प्रदेश में भी हुआ था, जिसमें लोगों ने उर्मिल नदी में कूद कूद के अपनी जान बचाई थी। तो यहाँ पर याद रखना, राजनीतिक एजेंट कौन थे, तो फिशर जी हमारे राजनीतिक एजेंट थे उस टाइम, भारत के, हमारे नहीं। और हमारे क्रांतिकारी कौन थे, तो हमारे क्रांतिकारी थे सरजू दउआ। अब यहाँ से आप जितने भी प्रश्न आएंगे ना, किस नदी के तट पर हुआ, छतरपुर के किस स्थान पर हुआ, कौन नेतृत्व कर रहा था, कौन ने राजनीतिक एजेंट थे, कब हुआ था, ये सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, और इस नरसंहार को क्या कहा जाता है, चरण पादुका नरसंहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना, चरण पादुका नरसंहार हमारे यहाँ क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, छतरपुर में हुआ था। ठीक है, याद रख लोगे। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो आप सभी को पता है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान लगभग 1936 में एक प्रकार का अभ्यारण्य बना दिया गया था। 1953 के समथिंग यहाँ पर क्या होता है कि भारत में उस टाइम ये वाले तेलंगाना, छत्तीसगढ़, इस क्षेत्र में क्या थे, बारहसिंगा पाए जाते थे, परंतु लगातार इनमें हमें कमी देखने को मिलती है। तो 1953-54 के समथिंग ही हमारे यहाँ क्या लाया जाता है, बारहसिंगा को संरक्षण करने के लिए एक कानून लेके आया जाता है, जिसके तहत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को भैया एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेनली बारहसिंगा का संरक्षण करेंगे। बारहसिंगा का संरक्षण होता है। तो जो बारहसिंगा का संरक्षण होता है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मेनली बारहसिंगा के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। परंतु कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अब हमें क्या है ना कि बाघ की संख्या लगातार बढ़ती आ रही है। तो वर्तमान में यह जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वह बाघों के लिए भी प्रसिद्ध हो चुका है।
देखो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1955 में, राष्ट्रीय उद्यान घोषित करते हैं। यहाँ मंडला जिले में स्थित है। 1973 में यहाँ पर क्या होता है, टाइगर प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया जाता है और यहाँ मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान रहता है जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया जाता है। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में कुल 8 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 2 अभ्यारण्य हैं, जिसके साथ साथ 6 राष्ट्रीय उद्यान में हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जाता है। तो याद रखना, मेनली बाघों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए बांधवगढ़ है मेनली प्रसिद्ध, गायों के लिए नहीं है। शेरों तो हमारे यहाँ पाए नहीं जाते। शेर हमारे यहाँ भारत में एक स्थान पर मात्र गिर राष्ट्रीय उद्यान में हमें देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? तो मैंने कितनी बार बताया कि नेपा नगर पहले तो याद रख लेना बुरहानपुर में है। कहाँ पर है? बुरहानपुर में। और नेपा नगर में नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल है। कौन सा? नेशनल न्यूज़ पेपर प्रिंट मिल। यह कब? 1948-49 में स्थापित किया गया था। और इसी प्रिंट मिल के लिए हमारे यहाँ चुटका ताप विद्युत केंद्र लगाया गया था। कहाँ पर? बुरहानपुर में ही। और इसकी क्षमता उस टाइम कितनी थी? तो इसकी क्षमता उस टाइम थी 17 मेगावाट की, कि यानी इस प्रिंट मिल को चलाने के लिए हमारे यहाँ चुटका ताप विद्युत केंद्र लगाया गया था 1953 में ताप्ती नदी के तट पर। तो यहाँ नेपा नगर किसके लिए? तो अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ MPPSC का भैया इतना वो इम्पोर्टेंट है, हर दूसरे साल पूछता है। अभी अपडेट करके से वापस शुरू की गई है इस प्रिंट मिल को, तो इसका प्रश्न वापस पूछा जा सकता है। अब देखो मध्य प्रदेश में और कागज़ उद्योग की मैं बात करता हूँ तो देखो SPM सिक्योरिटी पेपर मिल हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? होशंगाबाद या नर्मदापुरम में। ठीक है, 1968-69 में स्थापित की जाती है। फिर आप सभी को पता होगा बैंक नोट प्रेस मिल हमें देवास में देखने को मिलती है। 74-75 में इसे स्थापित किया जाता है। फिर मलिन कागज यानी जो टिश्यू पेपर होते हैं उसका उद्योग हमारे यहाँ इंदौर में लगा हुआ है। और एक हमारे यहाँ ओरिएंटल पेपर मिल है। ओरिएंटल पेपर मिल हमारे यहाँ कहाँ पर है? तो ओरिएंटल पेपर मिल हमें शहडोल ज़िले में देखने को मिलती है। तो ये प्रमुख कागज उद्योग हैं भैया, इनके बारे में भी याद रख लेना, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो इसका राइट आंसर है जबलपुर। अब इसमें तुक्का कैसे लगाते हैं? देखो हमारा आपको अक्षांश और देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए। अक्षांशीय विस्तार देखते हैं तो मध्य प्रदेश का कितना है? 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक है। ठीक है, और जब हम देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ 74 डिग्री 1 मिनट से लेकर 82 डिग्री 4 मिनट तक हमारे यहाँ क्या देशांतरीय विस्तार है। अब 82 डिग्री के पास आप देखोगे तो यार सर कितना है? लगभग हमें देखने को मिलता है 8 डिग्री का अंतर। तो 8 डिग्री का अंतर देखोगे तो यहीं पे रीवा जाता है। सर रीवा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कटनी आ जाता है, कटनी के बगल में आता है जबलपुर। तो लगभग हमारे यहाँ जबलपुर से यहाँ रेखा गुजरती होगी। इस प्रकार आपको अक्षांश और देशांतर से इसमें तुक्का लगाना है, लॉजिक लगा के आंसर देना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न में चलते हैं। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2016 में भावांतर भुगतान योजना लेके आई थी। भावांतर आप सबको समझ में आ रहा होगा, भाव में अंतर, यानी किसान को एक फिक्स्ड प्राइस कर दिया गवर्नमेंट ने कि जैसे हम मान लिए 2000 रुपये आपसे क्या खरीदेंगे? सोयाबीन खरीदेंगे। अब वो गया भैया मंडी में प्राइवेट, तो प्राइवेट मंडी वाले ने उसे 1800 रुपये दिए, 1800 रुपये प्रति कुंटल खरीदा। तो ये 200 रुपये का डिफरेंस आया ना, जो भाव में अंतर आया, यहाँ कौन पे करेगी? गवर्नमेंट पे करेगी। तो इसके लिए भावांतर भुगतान योजना लेके आई गई थी 2016 में, और यह किससे संबंधित थी? कृषि से संबंधित थी। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो देखो PV दीक्षित, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। ND ओझा भी रहे हैं सर। फिर देखिए सर GP सिंह भी रहे हैं, गुरु प्रसन्न सिंह इनका पूरा नाम था। पर GD दीक्षित तो मैंने नाम नहीं सुना, मैंने PV दीक्षित सुना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। अब मध्य प्रदेश में कार्यवाहक राज्यपाल में कुछ प्रमुख बता देता हूँ आपको, तो याद रखना PV दीक्षित पहले, ND ओझा, फिर आपको मिलेंगे कौन? आनंदीबेन पटेल, OP कोहली जी। ठीक है, फिर आपको कौन मिल जाएंगे? जनरल कृष्ण मोहन सेठ भी थे हमारे यहाँ के। तो ये कुछ प्रमुख थे जो कार्यवाहक राज्यपाल हमारे मध्य प्रदेश के रह चुके हैं। अब देखिए कल एक प्रश्न पूछा था जिसमें ND ओझा की जगह DN ओझा कर दिया था। अब लोगों को क्या हुआ? KM चांडी की जगह KM चांडी उसमें ऑप्शन था, और हमने MK चांडी उसमें कर दिया था।
अब लोगों ने कि यार सर ये तो गलत आ गया है सर, के एम चांडी तो है, एम के चांडी तो, भैया हमने एम के दिया है और उनका नाम क्या है, के एम चांडी है, तो आंसर के एम चांडी होना था। एम के चांडी तो थे ही नहीं हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल, तो एम के चांडी वहाँ पर गलत हो जाता। तो आजकल ऐसे प्रश्न भी आते हैं, इसलिए कल के टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा के एम चांडी की जगह एम के चांडी लिखा था। तो भैया कन्फ्यूज़न मत हुआ करो ज़्यादा, हम कर रहे हैं यानी कोई सोच विचार के ही आपके लिए टेस्ट बना रहे होंगे, तो भैया तैयार रहो यार। जैसी तैयारी एमपीपीएससी आपसे कराना चाहता है उस प्रकार की हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप ये मत सोचो कि सर गलत प्रश्न बना, गलत प्रश्न नहीं बन रहा है। जैसा प्रश्न आने की संभावना है प्रीवियस ईयर का आगे वाला टेस्ट कैसे बनाता है कोई व्यक्ति, सर जब प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करता है कि क्या पूछ रहा है, इसका क्या पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो करके ही टेस्ट बनाए जाते हैं। तो देखो बात उठाने से अच्छा है कि आप उस पर कार्य करें तो ज़्यादा भला है आपका। तो ठीक है, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न होना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, गौर से पढ़ना है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान है? तो देखो यह प्रश्न इसलिए लिया गया क्योंकि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, तो आपको याद रखना 213 में शक्ति है। और 113 में किसके लिए है, तो सर 113 में हम सभी को पता है, सॉरी 113 में नहीं, 123 में किसको, राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति है, और राज्यपाल को 213 में है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक मध्य प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में जीएसडीपी की वृद्धि दर कितनी है? कौन सी भैया, जीएसडीपी में वृद्धि दर पूछी है भैया, तो 2011-12 की और 2015-16 की अभी मैंने नहीं बताई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि सर कितनी वृद्धि दर है, क्योंकि मैं आपको 3 से 4 बार इस प्रश्न को करवा चुका हूँ। तो आज मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसको सही आंसर देते हैं। कभी नहीं देंगे तो मैं समझूंगा हाँ आप भी टाल रहे हैं और मैंने भी टाल दिया था। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? तो भ्रंश घाटी क्या होती है? वहाँ होती है जो दो पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित होती है। दो पर्वत श्रृंखला के बीच में से जो नदी बहती है उसे क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर आते हैं सोन, तो हाँ सर बहती है ना सर, हमारे यहाँ एक तरफ मैकाल है और एक तरफ आप सभी को पता है कैमूर और भांडेर के मध्य से होती हुई यह बह जाती है। ठीक है, या आप ये समझ लो छत्तीसगढ़ के पठार और इधर कैमूर घाटी के मध्य बहती है। नर्मदा तो आप सभी को पता है सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य, ताप्ती आप सभी को पता है नीचे ढक्कन का पठार यानी बालाघाट की श्रेणी पड़ती है, उसके ऊपर सतपुड़ा के मध्य बहती है। तो ये तीनों तो सर भ्रंश घाटी में बहती है, पर चंबल नदी घाटी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। इसने खुद की अपनी एक घाटी बना रखी जो विंध्याचल के उत्तरी दिशा की ओर बना रखी है। तो विंध्याचल के उत्तर मुख की ओर से यह बहती जाती है, आप सभी को पता है। तो चंबल घाटी मेनली नदी भ्रंश घाटी नहीं है, याद रखना। भ्रंश घाटी क्या होती है? जो दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? तो देखो भैया मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये है यमुना नदी। अब यमुना नदी में हमारे यहाँ से कौन कौन सी नदी मिलती है? तो एक है चंबल, एक हमें मिलती है सिंध, फिर एक मिलती है बेतवा, बेतवा के मिलती है केन, केन के बाद मंदाकिनी। ये सभी नदी किस में जाके मिलती है? ये सभी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ किसकी? चंबल की। तो चंबल की देखना एक बार, मंदसौर से आपको कौन सी मिलती है? ठीक है, फिर यहाँ पर आपको सिपरा, मंदसौर में सिबना, फिर सिपरा, सिपरा के बाद आपको मिल जाएगी काली सिंध, काली सिंध के बाद सर पार्वती, पार्वती के बाद कूनो। ये सभी नदी किसकी सहायक नदी? चंबल नदी की। और यहाँ पर चंबल में नहीं मिलती है पूछा, तो सर सिपरा आपने बता दी, काली सिंध बता दी, पार्वती बता दी, एकमात्र नदी बेतवा नहीं मिलती है जो कि किसकी सहायक नदी? यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखोगे सभी। और गंगा में कौन कौन सी? तो हमारे यहाँ से टोंस नदी और सोन नदी किस में मिलती? गंगा में जाके मिलती है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है? तो देखो भैया मैपिंग के थ्रू आज हम कर लेते हैं, क्योंकि दो राज्यों की सीमा को छूने वाले जिलों की बात करी है, तो हम सभी को अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्योंकि बहुत दिन से सर मैंने तो मैप ही नहीं दिखा हमारा मध्य प्रदेश कैसा दिखता है, क्योंकि मुझे तो पूरा याद है। तो जो भी व्यक्ति इस डाउट में बैठा है वो अपने डाउट निकाल दो और अच्छे से पढ़ो,
यहाँ पर है एक आपको सीधी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा मुरैना, यहाँ पर मिलेगा शिवपुरी, यहाँ पर मिलेगा आपको झाबुआ, फिर नीचे अलीराजपुर, और यहाँ पर मिलेगा बालाघाट। तो ये 6 ज़िले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के जिनकी सीमा एक से अधिक राज्यों के साथ लगती है। सीधी की बात करता हूँ तो यहाँ पड़ता है छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ सॉरी, और यहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर आते हैं तो इधर तो छत्तीसगढ़, इधर महाराष्ट्र। फिर यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र, और यहाँ पर गुजरात, और झाबुआ के यहाँ पर राजस्थान। तो ये 5 राज्यों की सीमा हमारे राज्य की लगती है अदर राज्यों से। अब देखिए झाबुआ के यहाँ से आपको मिलेगा तो झाबुआ मेनली राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है, या सॉरी राजस्थान और गुजरात। तो क्या आपको समझ में आ गया, गुजरात और राजस्थान पूछा था, तो राइट आंसर झाबुआ। अब अलीराजपुर, तो अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र, बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, सीधी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अब यूपी की बात करते हैं तो यूपी से और राजस्थान की सीमा हमारे यहाँ मुरैना ज़िले की लगती है, उसके अलावा शिवपुरी की लगती है। शिवपुरी की सीमा यहाँ पर राजस्थान को, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को, मुरैना की इधर उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान। तो आपको ये पॉइंट भी याद रख लेना कि 2 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से मिलती है, उनका नाम है मुरैना और शिवपुरी। यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो पहले झाबुआ आएगा, उसके बाद अलीराजपुर आएगा, बिल्कुल याद रखना। उत्तर से उतरोगे तो पहले झाबुआ आएगा, फिर अलीराजपुर आएगा, ठीक है। तो झाबुआ की सीमा राजस्थान गुजरात, अलीराजपुर की राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र। तो याद रखना, अब तो नहीं भूलोगे, मैप से अपन ने कर लिया है। तो फिर आगे मैं आपको लाइव कोर्स के बारे में बता देता हूँ। 9999 में यहाँ मिल रहा है, यानी 999 में यह कोर्स मिल रहा है। रिकॉर्डेड यह कोर्स हो चुका है अब, और लाइव भी अभी वर्तमान में चल रहा है। यूनिट 10 स्टार्ट हुई है भैया, तो पढ़ने में देरी मत करो। कल से आपके लिए हमारी जो हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हिस्ट्री के लिए भी आप तैयार रहना, तो पढ़ लो भैया। जिसको रिवीजन करना है वहाँ भी ज्वाइन कर सकता है, जो अभी तैयारी शुरू नहीं की करना चाहता है तो वहाँ भी इसे ज्वाइन कर सकता है। मात्र 999 में PDF मिलेगी, रिकॉर्डेड कोर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन करना ना भूलें। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हम 3 करंट अफेयर डेली फॉलो करते हैं, और लगभग आज अपन को 20 से 30 दिन हो चुके हैं करंट अफेयर को लगाते हुए। लगभग 100 प्रश्न हम पढ़ चुके होंगे, और यही 100 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखो, मध्य प्रदेश के सभी विभागों में ई मंडी प्रणाली कब से लागू की गई है, यानी मंडी जो अपनी होती है किसान मंडी, उसे पूरी को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यह प्रणाली हमारे यहाँ 1 जनवरी 2025 से लागू हुई है। फिर देखिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बना है। तो भैया मध्य प्रदेश का 53वां जिला अगस्त 2023 में मऊगंज को बनाया गया था, जो कि रीवा जिले से पृथक करके बनाया गया। उसके बाद हमारे यहाँ 2 जिले बने सितंबर 2023 में। एक का नाम था सर हमारे यहाँ क्या, मैहर, जो कि मध्य प्रदेश का 54वां जिला था, और उसके बाद बनता है पांडुरना, जो कि मध्य प्रदेश का 55वां जिला था। अब आधे बच्चों का कमेंट आएगा कि सर पांडुरना 54वां था, तो भैया इनकी वेबसाइट खोल लेना पांडुरना की, उसके ऊपर लिखा होगा कि मध्य प्रदेश का 55वां जिला है। पांडुरना आप सभी को पता है छिंदवाड़ा से अलग करके बनाया गया है, और मैहर आप सभी को पता है किससे, सतना जिले से अलग करके बनाया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 तक लाडली बहना योजना में कितनी राशि देती है। तो भैया मध्य प्रदेश सरकार अभी तक कितनी राशि देती है लाडली बहना में, तो हर महीने 1250 रुपये आते हैं। यह योजना आप सभी को पता है कब शुरू हुई थी, मार्च 2000, है ना, मार्च के समथिंग यह शुरू हुई थी, मार्च 2023 में। तभी से इसमें राशि दी जाती थी 1000, फिर उसके बाद बढ़ाकर 1250 कर दी गई है। तो वर्तमान में इसके तहत राशि कितनी दी जाती है, 1250 रुपये दी जाती है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। मेरे जो प्लान है क्या वह मैं आपके लिए कर सकता हूं क्या फॉलो, क्या आप मेरा सपोर्ट करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आज के क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर देके जाइएगा कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, और दूसरा है मध्य प्रदेश के किस स्थान पर उदयगिरि अभिलेख प्राप्त होता है। दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी तरह मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।